हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारा डे 19, जहां पर हम एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड वाले चैप्टर इसके पेपर को करने वाले हैं लीक, यानी कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। इसके पीछे वाले सारे चैप्टर हमारे हो गए हैं। बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, हर चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो हर चीज को फॉलो करो, चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। एंड अगर डिटेल लेक्चर्स देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। हर सब्जेक्ट के डिटेल लेक्चर्स भी हमने करवाए हुए हैं। आज हम करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है कि आरबीआई कैसे एक्सेस या फिर डेफिशिएंट डिमांड को सही करता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के इस क्वेश्चन को अगर तुम्हें करना है तो उसके लिए आपको बैंकिंग वाला चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग वाले चैप्टर में हमें सब कुछ हमने पढ़ा है। रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीआरआर, एसएलआर, वही सेम टॉपिक्स इसके अंदर भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर वो तुमने कर रखा है तो ये चैप्टर बहुत जल्दी तुमसे हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन बोलता है कि हमारे कोई मिनिस्टर है जिन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, रिटेल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने स्टेप्स लिए हैं। इन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट है एम करती है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे। ठीक है, तो इसकी वजह से कोई मॉनेटरी मेजर बताओ जिससे कि कंट्रोल में रह सकती है इन्फ्लेशन। अगेन, जैसा मैंने बोला कि यही सेम चैप्टर में जो कुछ हमने पढ़ा है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे बनेंगे। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो रेपो को करो, रिवर्स रेपो को करो, किसी भी चीज को चेंज करो, पर तुम कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ। एक होता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, फिर मेरे पास आता है सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, फिर मेरे पास आती है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है बेटा, इनमें से अगर तुम किसी भी चीज को, इन सब में से किसी भी चीज को अगर तुम इंक्रीज करते हो, इनमें से अगर किसी भी चीज को इंक्रीज करते हो तो उससे क्या होगा? तो उससे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। हम बैंक रेट की बात करते हैं, ठीक है, या अगर हमें यहाँ पे रेपो रेट बताया है, हाँ, हमें यहाँ पे रेपो रेट की बात करी है, तो मैं आपको रेपो रेट की मदद से ही समझाती हूँ। ठीक है, कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? इट विल फोर्स कमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है कि जिस रेट पे आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन देता है शॉर्ट टाइम के लिए, उसको रेपो रेट बोला जाता है। ठीक है बेटा, अब एक चीज सोच के देखो, एक प्रोड्यूसर है, एक चीज सोच के देखो, एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। ये प्रोड्यूसर क्या करता है? पीछे से रॉ मटेरियल लेके आता है, उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाता है और उसको बाजार में जाके सेल करता है। अगर इसको रॉ मटेरियल मिलेगा बहुत सस्ता, अगर इसको रॉ मटेरियल मिलेगा लेट्स से 20 रुपए का, तो ये फिनिश गुड बेचेगा 40 रुपए की। लेकिन अगर इसको रॉ मटेरियल ही 50 रुपए का मिलने लग जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपनी फिनिश गुड भी शायद 100 रुपए की बेचेगा। ठीक है, यही चीज है ना कि अगर रॉ मटेरियल महंगा होगा तो फिनिश गुड का रेट बढ़ेगा। यही सेम चीज यहाँ भी हो रही है, यही सेम चीज यहाँ भी हो रही है कि अगर आरबीआई पैसा देता है लोन पे बैंक को, बैंक क्या करते हैं? उस पैसे से आगे लोन देते हैं पब्लिक को। तो ये एक तरीके से रॉ मटेरियल और फिनिश गुड वाली बात है। अगर आरबीआई अपने लोन का इंटरेस्ट बढ़ा देगा, यानी कि रेपो रेट बढ़ा देगा, तो बैंक को भी महंगे रेट पर ही पब्लिक को लोन ले देना पड़ेगा। अगर पब्लिक को बहुत महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलने लग जाए, तो पब्लिक क्या होगी? दुखी हो जाएगी। पब्लिक बोलेगी यार लोन तो बहुत महंगा है, मैं लोन नहीं लूंगी। तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक क्या करेगी? लोन लेना बहुत कम कर देगी। क्यों? क्योंकि लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ गया? क्योंकि आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया। ठीक है, अगर लोग लोन नहीं लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई भी चीज पे खर्चा नहीं कर पाएंगे, या मैं बोलूं खर्चा बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अगर खर्चा कम हो जाएगा इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे, या मैं बोलूं इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर रेपो रेट बढ़ता है तो ये पूरा सर्कल चलेगा। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, बैंक ने अपने लोन का रेट बढ़ाया, लोगों ने लोन लेना कम कर दिया, लोन नहीं लिया तो खर्चा नहीं किया, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। अगर डिमांड कम हो गई तो इकोनॉमी में प्राइसेस जो है गिरने लग जाएंगे, क्योंकि दुकानदार का सामान बिकेगा नहीं, तो दुकानदार प्राइसेस कम कर देगा। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज को आरबीआई इंक्रीज करता है, इनमें से किसी भी चीज को आरबीआई इंक्रीज करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी और उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं, या मैं बोलूं जो इन्फ्लेशन है, वो गिर जाएगी।
इसका उल्टा भी एकदम सच होगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ को आरबीआई रिड्यूस करता है, तो लोग लोन ज़्यादा लेने लग जाएँगे क्योंकि उनको सस्ता लोन मिलेगा, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से जो प्राइस वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि जो इन्फ्लेशन होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है? तो बस आपको क्या करना है, एक बार इन सब का मीनिंग समझना है कि इन सब का मतलब क्या है रिस्पेक्टिव। अगर इन सब का मतलब आपको समझ आ जाता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि इन सब में से कुछ भी बढ़ाओ, तो एडी कम होगा, प्राइसेज़ या इन्फ्लेशन कम होगी। इनमें से कुछ भी रिड्यूस करो, तो एडी बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। हमारे केस में क्वेश्चन ने क्या बोला था कि इन्फ्लेशन को कम करना है। अगर इन्फ्लेशन को कम करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, रेपो रेट बढ़ा के दिखा दिया। आपको इनमें से जिसका भी मतलब पता है, आप वो बढ़ा के दिखा दो, तो आपका इन्फ्लेशन और एडी कम हो जाएगा। ठीक है? इनका क्या मतलब है, ये मैं ऑलरेडी बैंकिंग वाले चैप्टर में भी बताया है, मेरी डिटेल्ड वीडियोज़ में भी मैंने अच्छे से करवाया है, तो आई विल सजेस्ट आप वहाँ से जाके एक बार देख लेना, अगर इनका मतलब नहीं पता। जैसे रेपो रेट का मतलब होता है कि आरबीआई किस रेट पे बैंक्स को लोन देता है फॉर अ शॉर्ट टर्म। बैंक रेट का क्या मतलब होता है कि आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को लोन देता है फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है? तो ऐसे इन सब का एक बार जाके मतलब ज़रूर समझ लेना अगर आपको नहीं पता है तो। कहते हैं कि अगर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करी है 10,000 करोड़ रुपए की, 80% ऑफ द एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। एस्टिमेट द इंक्रीज इन इनकम। ये हमारा जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है जिसमें हमें बोलते हैं कि इनकम में कितना चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से। ये हमने चैप्टर नंबर 8 में पूरा टॉपिक जो है डिटेल में किया है पिछले लेक्चर में, तो आई थिंक हमने ये क्वेश्चन भी किया ही होगा, हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, है ना। आपको नॉर्मली यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाना है कि आपका जो है डेल्टा की के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, यानी कि मेरा एमपीसी है 80% यानी कि 0.8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8 यानी कि 1/0.2 यानी कि 10/2 यानी कि k आ जाएगा 5। 5 इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i कितना है 10,000 करोड़। तो ये हो जाएगा डेल्टा y कितना हो जाएगा 50,000 करोड़। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल में ही आपको पिछले लेक्चर में कराया है, ये प्रोबेबली क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के यहाँ पे रिपीट हो गए, पर हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, हमने वहाँ पे कर लिया कवर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे आता है, ऑन द बेस ऑफ गिवन इमेज रेफरिंग टू इन्फ्लेशन। मतलब आपको पेपर में जो है एक इमेज दे रखी होगी जिसमें इन्फ्लेशन की बात कर रखी होगी। ठीक है, हमने इमेज नहीं लगाई है, बट इमेज में इन्फ्लेशन की बात हो रखी है। कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन्फ्लेशन को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी। गवर्नमेंट मेजरली 2 स्टेप्स लेती है, या तो अपने एक्सपेंडिचर को कम या ज्यादा करती है, या तो टैक्सेस और सब्सिडीज को कम या ज्यादा करती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करेगी, तो गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करेगी, वो पब्लिक के पास जाएगा, यानी पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा होगा। अगर सरकार ज़्यादा खर्च करेगी, तो पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो एडी बढ़ेगा, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी, तो पब्लिक के पास पैसा नहीं जाएगा, तो एडी गिर जाएगा, तो यानी कि इन्फ्लेशन भी जो है गिर जाएगी। अगर सरकार टैक्स ज़्यादा लगाएगी, तो पब्लिक को पैसा सरकार को देना पड़ेगा, तो फिर एडी कम होगा, तो इन्फ्लेशन भी गिर जाएगी। एंड उल्टा इसका क्या होगा, टैक्स कम है तो लोग खर्चा ज्यादा कर सकते हैं, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। ठीक है, देखते हैं। तो इन्फ्लेशन के लिए क्या किया जाए, सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, सरकार या तो टैक्स रेट को इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि वो वाली इनकम जो वो खर्च कर सकते हैं, जो कि उनकी परचेजिंग पावर है, वो कम हो जाएगी, इट विल डिक्रीज। इसकी वजह से क्या होगा, एक फॉल आएगा एग्रीगेट डिमांड में, जिसकी वजह से जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर सकती है, जिसकी वजह से भी क्या होगा, लोगों का जो लेवल ऑफ इनकम है वो डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली इट मे लीड टू फॉल इन एडी, देयरबाय करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इसकी वजह से भी एडी गिर जाएगा और इन्फ्लेशन जो है करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इशूड बाय दिस एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला है डिमांड में, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिला है, पर्टिकुलरली इन द प्राइवेट कंजम्पशन सेगमेंट। इसकी वजह से क्या हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में डिप आया है, अर्जेंट नीड है फॉर स्ट्रेटेजिक दिस। ठीक है, मतलब बेसिकली हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है डिफ्लेशन जो है इंक्रीज होने लग जाएगी। हमें क्या करना है, मेजर्स बताने हैं, हमें मेजर्स बताने हैं इस पर्टिकुलर चीज को रिवर्स करने के लिए।
ये चीज़ कब होती है? अगर ये गिर रहा है, मतलब हमने वो सारी चीज़ें बढ़ा रखी होंगी, तभी तो ये गिर रहा होगा। रेपो रेट वगैरह वो सब बढ़ा रखा होगा, है ना? वो इसके उल्टा चलता है, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो ये गिरेगा। अगर ये गिरा हुआ है, तो मतलब हमने रेपो रेट बढ़ाया होगा। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेपो रेट को या बैंक रेट को या किसी भी चीज़ को गिराना होगा, ठीक है? क्योंकि ये एक-दूसरे के ऑपोज़िट बिहेव करते हैं, ठीक है? अच्छा, गवर्नमेंट ने करना है, सॉरी, हमें एक्सप्लेन द मेजर्स व्हिच द गवर्नमेंट, अच्छा ठीक है, सॉरी। ये जो भी हमारे मेजर्स हैं, रेपो रेट, बैंक रेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे हमारा आरबीआई यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो लेता है इन सभी मेजर्स को। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है कि गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? या तो टैक्सेस को कम कर देगी या फिर अपना जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर देगी। ये तो वही सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी करा है, ठीक है? अगला एक क्वेश्चन मेरे पास आता है जो बोलता है इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट द अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल है इनकम का, इसकी वजह से क्या सिचुएशन होगा, इसका क्या किया जाएगा? देखो, हमें पता है हमारी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट सप्लाई है वो 0 से शुरू होती है, 45 डिग्री के एंगल पे होती है। जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो ऊपर से ही शुरू होती है, एग्रीगेट डिमांड ऐसे ऊपर को जाती है। जहां पर ये दोनों मिलते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जहां पर ये दोनों मिलते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है? अरे यार, सारा ही साफ हो गया। चलो मैं एक बार दोबारा बना देती हूँ। तो ये 0 से शुरू होता है, ओ से, ओरिजिन से, और ये ऊपर से शुरू होता है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये रहे। जहां पर ये मिलते हैं ये होती है इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा? ई लेकिन बेटा जहां पर ये मिलते हैं जरूरी नहीं है वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, ठीक है? अगर तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, उसका क्या मतलब है? डिमांड एंड सप्लाई बराबर भी हो गए और जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी सबको मिल भी गई। अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट है तो क्या होगा कि डिमांड एंड सप्लाई शायद कहीं नीचे बराबर होते, लेकिन वो ऊपर बराबर हो रहे हैं, यानी कि जो डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा है और इतने लोग ही नहीं है हमारे पास उस डिमांड को पूरा करने के लिए। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि अगर हमारे इकोनॉमी में 100 लोग हैं और अगर 100 के 100 लोग काम करने लग जाएं, इतना काम करें कि 100 के 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो उस केस में डिमांड शायद यहाँ बनती और वो शायद यहाँ पे जाके सप्लाई के साथ इक्विलिब्रियम बनाती एडी 1 पे। लेकिन हमारे इकोनॉमी में इतनी डिमांड ही नहीं है, इतनी डिमांड ही नहीं है कि 100 के 100 लोग काम करें और सामान बनाएं। अगर 100 लोग काम करेंगे 1000 यूनिट बना देंगे, पर 1000 यूनिट की अगर डिमांड ही ना हो तो 80 ही लोग काम करेंगे और 800 ही यूनिट बनाएंगे और 800 यूनिट पे जाके यहाँ पे सप्लाई के साथ इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिमांड का, ठीक है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाले से नीचे बनता है। फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होता, ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम, ठीक है? वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाले से नीचे बनता है, ठीक है? एडी ज्यादा होती है, अभी एडी कम है, यानी जितने लोग थे इकोनॉमी में सबको नौकरियां नहीं मिली, क्योंकि अगर सबको नौकरियां मिल जाती तो सप्लाई ज्यादा हो जाती, पर इतनी तो डिमांड ही नहीं है। डिमांड 800 यूनिट की थी तो 80 ही लोगों को नौकरी मिली है, तो ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है? इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? डेफिशिएंट डिमांड है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे जितनी थी उतनी डिमांड नहीं है, उससे कम डिमांड है, ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? गवर्नमेंट जो है, अगेन सोल्यूशन वही है, गवर्नमेंट जो है या तो टैक्स रेट को कम कर देगी, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? इट में लीड टू राइज इन द एग्रीगेट डिमांड, ठीक है? अब अगर हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड है तो हमें ऑब्वियसली डिमांड को बढ़ाना है, हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? सरकार या तो अपने खर्चे ज्यादा कर दे, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाए, या सरकार टैक्सेस कम लगाए, या सरकार सब्सिडी ज्यादा दे दे, ठीक है? किसी तरीके लोगों के पास पैसा पहुंचे सो दैट लोग पैसा खर्च करें, डिमांड ज्यादा करें, ठीक है? डिफाइन एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होती है? इट रेफर्स टू सिचुएशन जब मेरी जो एग्रीगेट डिमांड है एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। देखो, एक्सेस डिमांड तुम सबको पता है कि क्या मतलब है, कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है दैट इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है? इस लाइन को लिख के आना बहुत जरूरी है, अगर इसको नहीं लिख के आते हो तो आपको 1 नंबर में से आधा ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है? तो ये तो बताना ही है कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई corresponding to the full employment level। एक और तरीके से आप कैसे लिख सकते हो? that the aggregate demand at equilibrium is more than aggregate demand required to establish full employment equilibrium, required to establish full
एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे जितनी डिमांड होनी चाहिए थी उससे ज्यादा अगर डिमांड है तो उस सिचुएशन को भी हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन ही यहाँ पर जो है कंसीडर करेंगे। ठीक है, कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितनी होनी चाहिए थी अगर उससे ज्यादा डिमांड है तो उसको हम एक्सेस डिमांड कंसीडर करेंगे। ऐसे ही डेफिशिएंट डिमांड क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज लेसर देन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लिखना बहुत जरूरी है कि जहां पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट होता, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट होता, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जहां होता, उस पॉइंट पे जो एडी है अगर उससे ज्यादा है एडी तो एक्सेस है, अगर उससे कम है एडी तो वो डेफिशिएंट है। ठीक है, इसका ग्राफ भी जैसा मैंने आपको बोला कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि एग्रीगेट सप्लाई तो 45 डिग्री के एंगल पे ओरिजिन से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको तुम पूरा ऐसे लिख के आओगे, ओ एक्स है, ओ वाई है। ठीक है, पूरा अच्छे से इसको आप लेबल करके आना है। किसी भी डायग्राम को बिना लेबलिंग के अगर तुम करके आ रहे हो तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। प्लीज अच्छे से लेबल करना कि एग्रीगेट डिमांड है, AD1 है, AS है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाली है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली है, ये AS है, ये इक्विलिब्रियम है, ये E1 है। अच्छा, एरो भी लगाना है नीचे को। ठीक है, वरना अगर मैं आपको सिंपली ऐसे दो लाइंस बना दूं, वरना अगर मैं सिंपली ऐसे दो लाइंस बना दूं, एक ये और ये, अब तुम मुझे बताओ भैया इसमें से कौन सा क्या है। चलो मैंने एडी इसको लिख दिया, AD1 इसको लिख दिया, तो भी मुझे नहीं पता ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। तो जब तक मैं एरो नहीं लगाऊंगी तो मुझे नहीं पता कौन सा ऊपर वाला है, कौन सा कि फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कौन सा है, ओवर एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो एरो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, सो इस तरीके से जब भी कोई डायग्राम बना रहे हो उसको फुल्ली आप जो है लेबल करके आओ, एक एक चीज को उसमें बताओ। अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट वाला है तो क्या होगा, ये एरो ऊपर चला जाएगा, ये फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ये ओवर एम्प्लॉयमेंट होगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर अंडर वाला है तो ऊपर फुल, नीचे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इस केस के इस पर्टिकुलर केस में ये डेफिशिएंट डिमांड है, ये पर्टिकुलर डिफ्लेशनरी गैप है। ठीक है, अगर एक्सेस डिमांड वाला केस होगा तो ये एरो जो है आपका ऊपर को जाएगा। ठीक है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, एरो ऊपर को जाएगा और इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ये क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप होगा। ये क्या होगा, सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड होगा, जहां पे AD1 इज मोर देन द AD रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली यही है कि एक्सेस डिमांड क्या है, डेफिशिएंट डिमांड क्या है, उसके डायग्राम्स प्लस उसको करेक्ट कैसे किया जाए। गवर्नमेंट तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस से कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट और अपने एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर से कर सकती है। लेकिन आरबीआई के बहुत सारे टूल्स हैं, जो मैंने तुम्हें एक सिंपल सा ट्रिक बता दिया है कि जितने भी टूल्स हैं उन सबका बस एक बार समझ लेना कि क्या है, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट। ठीक है, अब ये जो समझना है ये तुम्हें तुम्हारे उसमें भी काम आएगा, बैंकिंग वाले चैप्टर में, और इसमें भी काम आएगा, और क्वेश्चन इसका 110% बनेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी 110% प्रोबेबिलिटी है कि इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि इसका क्वेश्चन ना आए, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो फिर ये पूछ लेगा या फिर वो गवर्नमेंट वाला पूछ लेगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर वाला, या फिर इसका पूछ लेगा। अच्छा, इसका अगर यहां से नहीं आता, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के चैप्टर से नहीं आता, तो बैंकिंग वाले चैप्टर से इसका जरूर आएगा। ये पूछ सकते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, MCQ आ सकता है। कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, और इन दोनों में से भी कोई ना कोई एक इस चैप्टर का तो जरूर आएगा। या तो फिर वो इसको बोलेगा कि इसको एडजस्ट करके दिखाओ, अगर इन सबको इंक्रीज किया तो AD रिड्यूस हुआ, इन्फ्लेशन रिड्यूस हुआ और डिफ्लेशन बढ़ा। अगर इन सबको रिड्यूस किया तो AD बढ़ा, इन्फ्लेशन भी बढ़ा, डिफ्लेशन गिरा। ठीक है ना, या फिर अगर इसका नहीं तो इसका पूछेगा सरकार का, कि सरकार टैक्स और एक्सपेंडिचर से कैसे AD को और कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है, या इसका पूछेगा, पूछेगा जरूर। ठीक है, तो ये चैप्टर में से 110% गारंटी है कि जरूर पूछेगा। पिछले चैप्टर में से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की गारंटी था कि पूछेगा ही पूछेगा। उससे पिछला चैप्टर जो था ADAS वाला फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7 है ना, उसमें से 3-4 MCQ पूछे जाएंगे, वो भी मैंने आपको MCQ करवाए थे। ठीक है, प्लस इसमें से न्यूमेरिकल आना लाजमी है, या तो इक्विलिब्रियम का आएगा चैप्टर 8 में से, या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आएगा, तो न्यूमेरिकल आना भी लाजमी है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायग्राम मैंने बना दिया है बट उससे कुछ नहीं होगा, यू हैव टू मेक द डायग्राम्स विद योर ओन हैंड, विद फुल लेबलिंग। न्यूमेरिकल मैंने करा दिए पर उससे
कुछ नहीं होगा। यू हैव टू राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज, यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज एंड यू हैव टू प्रैक्टिस 5 to 10 क्वेश्चंस ऑफ एवरी टाइप सो दैट आपको वो होल्ड बन सके कि क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो सके। सिर्फ मेरे कराने से कुछ नहीं होगा। मैंने तो अभी कराया है, पेपर में दोबारा कराऊँगी, वन शॉट सीरीज़ भी लाऊँगी, लाइव क्लासेस भी लूँगी, मैं तो सब कराऊँगी, पर सिर्फ मेरे कराने से नहीं होगा। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, खुद लिखो, ठीक है? तो इसलिए जितना करवा रही हूँ वो इनफ है, लेकिन उसके साथ-साथ सेम चीज़ की भी चाहे 2 बार प्रैक्टिस करो पर करो। डन लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि हाँ, पूरा लेक्चर कर लिया है। आज का लेक्चर प्रोबेबली पूरी सीरीज़ का सबसे छोटा लेक्चर है, ठीक है? बिकॉज़ ये चैप्टर भी बहुत छोटा चैप्टर था, ठीक है? बहुत छोटू सा चैप्टर था। जो क्वेश्चन है भी वो भी बैंकिंग वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है। प्लस मेरी खुद की आज तबीयत बहुत खराब है, थैंकफुली आज छोटा चैप्टर मिल गया, वरना 50 मिनट की वीडियो तो बनानी मुश्किल हो जाती। चलो एनीवेज़ वीडियो को करते हैं समाप्त यहीं पर, ठीक है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।